बेसिकली आपने एसएससी में किया होगा, आपको पता है कि कुछ नॉन से सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो आपने डिस्कस की होंगी कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम एक्स को ए साइन थीटा या जो भी कांस्टेंट हो, 9 है 9 स्क्वायर है तो 9 साइन थीटा, 3 स्क्वायर है तो 3 साइन थीटा के साथ डिस्कस करते थे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमेशा टेन थीटा की हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और अगर वेरिएबल पहले हो कांस्टेंट बाद में हो तो फिर हम सेकंड थीटा की सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम ये सब्स्टिट्यूशंस करते क्यों हैं और किस वक्त कर सकते हैं। So in finding the area of the circle or an ellipse, an integral of the form a square minus x square arises। वैसे तो हमने पीछे जो टॉपिक्स 5th चैप्टर में देखे कि हम सर्कल का एरिया या एलिप्स का एरिया जो है वो डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे, या फिर हम हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, या हम इजीली अपनी इंटीग्रेशन को फाइंड करके अपना एरिया जो है सर्कल का या एलिप्स का फाइंड कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारा फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाए तो फिर और हमें उस फंक्शन के साथ सर्कल या एलिप्स का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना हो तो हम कौन सा प्रोसीजर करेंगे, वेयर a is greater than 0। अच्छा जी, इफ इट वर, उसने कहा अगर फंक्शन इस तरह का हो या फंक्शन इस तरह का हो। अगर तो फंक्शन इस तरह का है तो हमेशा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं u इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जो डी यू है वो हमें इस x के साथ डेरिवेटिव दे देता है और हमारा इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इंटीग्रल इस टाइप का है तो फिर हमने क्या करना है। बट एज इट स्टैंड्स, अगर इस तरह का इंटीग्रल है इज मोर डिफिकल्ट, तो इसको डील करना डिफिकल्ट है। इफ वी चेंज द वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें एक्स टू थीटा by the substitution x is equal to a sin theta, then the identity 1 minus sin square theta cos square theta allow us to get rid of the root sign becomes। फिर अगर हम हमारे पास इस तरह का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा। उस सब्स्टिट्यूशन के बाद हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं तो हमें इस स्क्वायर रूट से हमारी जो है वो हमें छुटकारा मिल सकता है या ये फिनिश हो सकता है। हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बेसिकली हम अपने इस पॉइंट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब हमारा जो फंक्शन है हम इसको अगर इस इंटीग्रल में पुट करते हैं तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। Note that the difference between the substitutions u is equal to a square minus x square and x equal to a sin theta। कहा कि एक हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी और एक हम ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हमारे पास ये पुराना फंक्शन है जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम ओल्ड फंक्शन का नाम देंगे। ये जो यू है ये हमारा नया फंक्शन है। इसी तरह जो थीटा है ये भी एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर the new variable is the function of the old one। यहाँ जो new variable है वो old का function है। and the substitution x equal to a sin theta, the old variable। अब ये जो पुराना variable है ये function है हमारे पास new variable का, तो दोनों substitution में ये भी difference है। in general we can make the substitution of the form x equal to g of t by using the substitution rule in reverse। हम ये सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू जी टी या x इक्वल टू ए साइन थीटा उस वक्त कर सकते हैं जब हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है वो रिवर्स रूल को सेटिस्फाइड करती हो। टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपलर वी अज्यूम दैट g हैज द इनवर्स फंक्शन। अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये मस्ट होगा कि अगर हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है तो g हमेशा इनवर्स फंक्शन होगा, दैट इज g 1 to 1 मीन्स जी आपके पास 1 to 1 है। और ये हमने पीछे पढ़े थे कि कौन से फंक्शन जो है वो 1 to 1 होते हैं और उनके इनवर्स जो है वो कब एग्जिस्ट करते हैं। कुछ याद है स्टूडेंट्स आपको? यस मैम, 1 to 1 का याद है। मैम इनवर्स का थोड़ा बता दीजिए। ऐसे फंक्शंस होते हैं आपके कि डिफरेंट डोमेन के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट इमेजेस हो तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन है। तो बेसिकली हम ये कैलकुलेशन उसी वक्त करेंगे या ये सब्स्टिट्यूशन उसी वक्त करेंगे जब हमारे फंक्शंस जो हैं
जो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, ये वाला जो फंक्शन बेसिकली है ये हमारा 1 to 1 हो या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। अगर ये 1 to 1 या इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, अगर इफ वी रिप्लेस u by x and x by t, अगर हम u को x में रिप्लेस कर दें और फर्दर x को t में रिप्लेस कर दें या x को थीटा में रिप्लेस कर दें, इन द सब्स्टिट्यूशन रूल वी ऑब्टेन्ड f of x dx, तो फिर हम f x हमारे पास क्या आ जाएगा g of t, और जैसे x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद होता है इसी तरह g of t का डेरिवेटिव मौजूद है g प्राइम ऑफ t dt, तो हमारा इनवर्स रूल के साथ हमारी सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। दिस काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इनवर्स सब्स्टिट्यूशन। हम इसलिए इसको इनवर्स सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शंस है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जब भी हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली इस टेबल के अंदर पुट करनी है, साइन थीटा, टेंस थीटा, सेकेंड थीटा, तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शंस हैं इनके इनवर्स स्पेसिफिक डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करते थे, पूरे डोमेन में इनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्यों एग्जिस्ट नहीं करते थे? क्योंकि ये फंक्शंस जो है हमारे ऑसिलेट करते थे। जब एक फंक्शन ऑसिलेट करता है तो वो बार बार एक वैल्यू को रिपीट करता है। तो -π/2 से π/2 इंटरवल अगर हम लेते हैं तो इसके दरमियान कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट इमेजेस होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने इंटरवल्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, -π से पाई की तरफ चले जाएं आप, तो या आप -π/2 से 2π की तरफ चले जाएं, तो दरमियान में ऐसी 2 या 3 वैल्यू होती हैं जहां पे बार बार एक ही आंसर रिपीट हो रहा होता है। मींस जो साइन कॉस या सेकेंड कॉट थीटा है ये पूरी की पूरी डोमेन में कभी भी इनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते, स्पेसिफिक डोमेन्स के अंदर इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। पढ़ा हुआ था ये आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, जैसा साइन थीटा को अगर आप देखते हो तो साइन थीटा जो है वो π/2 और 3π/2 पे या 5π/2 पे या 7π/2 पे आपको सेम आंसर दे देता है। तो हमने अपने इंटरवल्स को ब्रेक कर सकते हैं। उसमें जो हमने मोस्ट कॉमनली इंटरवल्स लेते हैं हम वो इंटरवल्स सेट चूज करते हैं जो 0 को अपने अंदर शामिल करो, जो 0 के नजदीक तरीन हो। तो ये हमारे जो इंटरवल्स हैं, इसके अलावा भी आपके ये बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी इंटरवल्स होंगे जिन पे साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम प्रेफर करते हैं बहुत सिंपल से इंटरवल्स को। तो इन इंटरवल्स के ऊपर बेसिकली हमारे ये जो फंक्शंस हैं, तीनों हमारी जो सब्स्टिट्यूशंस हैं ये हमने की है, साइन की, टेंस की या सेकेंड की, तो इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जब आपने ये एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट पहले है वेरिएबल बाद में है, तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो साइन थीटा की है, इंटरवल आपका -π/2 से π/2 पे होगा, और जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो आपने 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा करनी है। इसी तरह ये आपके पास टेन थीटा है, इसमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो आपको नजर आ रही है। थर्ड वन इज x स्क्वायर - a स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने आइडेंटिटी यूज करनी है। बहुत ही सिंपल सब्स्टिट्यूशंस है हमारी। जस्ट हम उस वक्त अपने सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं जब हमारा जो फंक्शन को पुट करते हैं तो वो फंक्शन जो है वो बेसिकली उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए स्पेसिफिक डोमेन्स पे। सो एवेलुएट करना है अपने 9 - x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर dx को। हमारे पास अगेन स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो चुका है, और हम देखेंगे तो हमारे पास वही सब्स्टिट्यूशन है जो x = a sin थीटा की सब्स्टिट्यूशन थी। हमारा इंटरवल -π/2 से π/2 के दरमियान मौजूद है। dx यहाँ से क्या आ जाएगा 3 cos थीटा d थीटा, और 9 - x स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 9 - 9 sin स्क्वायर थीटा, 9 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 - sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आप यूज करोगे, इसको आप 3 cos थीटा लिख सकते हो, और हमेशा ये पॉजिटिव फॉर्म में ओपन होता है तो 3 cos थीटा होगा आपके पास। Note that cos theta is greater than equal to 0 because this, इस इंटरवल पे cos theta हमेशा greater than 0 होगा, क्योंकि -π/2 पे और π/2 पे cos theta 0 है। उसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पे cos जो है वो greater than 0 है। Thus the inverse substitution rules की, अब अगर हम inverse substitution rules को देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 - x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है 3 cos थीटा है, x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है 9 sin स्क्वायर थीटा है, और dx की वैल्यू अगेन आपके पास क्या है 3 cos थीटा d थीटा है।
ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। cos स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1d थीटा, और ये आपके पास है माइनस कॉट थीटा माइनस थीटा प्लस c। अच्छा जी, जब भी आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो फाइंड करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने का जब भी हमारे पास प्रोसीजर होता है तो हमने अपने ओरिजिनल वेरिएबल की तरफ मूव करना होता है हमेशा। अब हमने अपने वेरिएबल को चेंज किया था इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो आंसर में थीटा को हमने हर सूरत एक्स की फॉर्म में लेके आना, और ये प्रोसेस हमने सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में करना होता है क्योंकि उसमें हमारा वेरिएबल स्टिल मौजूद रहता है। लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हो तो उसमें हमारा फंक्शन सॉल्व होने के बाद कांस्टेंट वैल्यू देता है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमें ओरिजिनल फंक्शंस की तरफ वापस जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमने हमेशा अपने ओरिजिनल फंक्शन की तरफ मूव करना होता है। तो चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो यूज कर सकते हैं ट्रायंगल की आइडेंटिटीज हमें ये बताती हैं कि अगर हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है x इक्वल टू 3 sin थीटा, तो हमें हमेशा पता होता है कि ट्रायंगल में जो sin थीटा होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, और जो cos थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर यहाँ से आप sin थीटा को देखोगे तो वो किसके इक्वल है? x ओवर 3 के इक्वल है। इट मीन x उसका परपेंडिकुलर और 3 उसका हाइपोटेन्यूस है। ओके, ये sin का x और ये 3। उसके बाद आपने बेस फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप अपनी बेस जो है या cos थीटा जो है वो अपना फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यस मैम। ओके, सो साइन थीटा आपका किसके इक्वल था? x ओवर 3 के इक्वल था। जो cos थीटा है वो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3 के इक्वल है। तो cot थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? cos थीटा ओवर sin थीटा, cos थीटा ओवर sin थीटा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3 और sin थीटा चूंकि नीचे है तो वो क्या बन जाएगा? 3 ओवर x। तो 3 दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। ये वैल्यूज चाह के आप अपनी आंसर के अंदर पुट करते हैं, माइनस कॉट थीटा की जगह माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, और थीटा यहां से आपका क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स ओवर 3 प्लस सी। एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। ऐसा एरिया हमने फाइंड करना है एलिप्स का, और एलिप्स हमें जो गिवन दी है उसका जो सेंटर हमारे पास है वो 0 है, क्योंकि एलिप्स हमेशा किस फॉर्म में ओपन होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, और h और k दोनों 0 0 हैं तो इसका सेंटर 0 0 है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बताते हैं कि हमारे पास जो इसके एक्सिस हैं वो लॉन्ग एक्स एक्सिस ए है और लॉन्ग वाई एक्सिस हमारा एक्सिस जो है वो बी है। और ये एलिप्स से आपको पता है इसी तरह से ड्रा होती है। हमने इस पूरी एलिप्स का एरिया फाइंड करना है सेम लाइक दैट जैसे पीछे हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते थे। अच्छा जी, एलिप्स का एरिया, चूंकि एरिया हमेशा हम पॉजिटिव डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पूरे एरिया को देखते हैं तो ये हमें 4 टाइम्स, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लें उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पीछे सर्कल में हम करते थे कि सर्कल में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली पूरी शेप का एरिया फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पर भी हम अपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी एलिप्स जो है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा जी, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फॉर y वी गेट है। y के लिए इसको हम सॉल्व करें तो y आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या y को आप b को इधर ले जाएं प्लस माइनस b ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट लिख सकते हैं। ओके, अच्छा जी, बिकॉज द एलिप्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग ये सिमेट्रिक है, सेम शेप हमें दे रही है। द टोटल एरिया इज 4 टाइम्स द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका जो टोटल एरिया है 4 टाइम्स का एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली आप 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लोगे। The part of the ellipse in the first quadrant is given by the function। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे b ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जो वेरिएशन है वो 0 से लेके a तक है। इट मींस अगर आपने एरिया फाइंड करना है, ये 1/4 जो है इसको आप इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, इसलिए इसको इस साइड पे 1/4 के फॉर्म में लिखा है। 1/4 टाइम एरिया फाइंड कर रहे हो आप पूरी एलिप्स का।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनेगी वो 0 से a है, क्योंकि x 0 से a तक वेरी कर रहा है, और f of x dx आपका ये है। f of x बेसिकली क्या है, y है आपका। अच्छा जी, अब ये हमारे पास अगेन ऐसा इंटीग्रल बन चुका है जिसको भी हमने पीछे सब्स्टिट्यूशन दी थी कि हम इसको x इक्वल टू sin थीटा पुट करेंगे, dx है तो a cos थीटा d थीटा बन जाएगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशंस की है तो ये लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। जब x 0 होगा तो थीटा 0 बन जाएगा, और जब x a होगा तो थीटा आपका 1 बन जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो sin थीटा 1 बन जाएगा, और थीटा आपका क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 में होता है। और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका आइडेंटिटी के साथ इस फॉर्म में ओपन हो जाएगा, थीटा की वेरिएशन 0 से π/2। तो हमारा इनवर्स सब्स्टिट्यूशंस के अंदर हमारा फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो चुका है 0 से π/2 में। cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, वो यूज करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये देख लें इस एग्जांपल के अंदर कि जब हमने एरिया फाइंड आउट किया तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर किया। तो जब भी आपने डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर करना है, सब्स्टिट्यूशन कर भी लें, तो हम बैक रिवर्स की तरफ जाके ओरिजिनल वेरिएबल की तरफ मूव नहीं करते, क्योंकि आंसर कांस्टेंट होता है। अगर आंसर कांस्टेंट ना हो, उसमें वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व रहे, थीटा इन्वॉल्व रहे, तो फिर हमने उसको एक्स की फॉर्म में लेके जाना है। We have shown that the area of the ellipse with semi-axis A and B is pi AB। हमने देखा कि जो ellipse का एरिया है वो pi AB है। In particular, taking A is equal to B is equal to R, we have proved that famous formula that the area of the circle with radius R is pi r। कि उसने कहा अगर A भी R ले ले और B भी R ले ले, तो it means A और B जो है वो दोनों फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर A और B दोनों ही R के इक्वल है, इट मींस A का डिस्टेंस भी सेम होगा और B का। यहाँ पे तो जब एलिप्स को डिस्कस किया तो फिर थोड़ा डिस्टेंस में डिफरेंस है ना, B की तरफ डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, A की तरफ ज्यादा है। लेकिन जब अगर ए को और बी को दोनों को इक्वल ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, तो वो हमारा एक सर्कल बन जाता है, और फिर सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या आ जाना था, पाई आर स्क्वायर बन जाना था। क्लियर है स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। ओके जी, एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सारा आगे आपका काम है। 10 मिनट है अपनी, देख लें एग्जांपल सारी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग एग्जांपल नंबर 3 को पढ़ लें। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 5 में हाइपरबोलिक फंक्शन को यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही राइज होते हैं। लेकिन ये है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम कंडीशन यूज करते हैं वो सर्कल की, या जैसे हम ट्रायंगल की कंडीशन यूज करते हैं। लेकिन जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन डिस्कस कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम हाइपरबोलिक कंडीशन जो है हाइपरबोला की, लाइक दिस इफ यू टेकिंग पैराबोला एंड हाइपरबोला, वो कंडीशन यूज करते हुए आप इनको डिस्कस करते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही नॉन सी कंडीशन थी, बस मुझे उसका फिलहाल नाम नहीं आ रहा, b² - 4 ac स्क्वायर रूट के साथ हम इनका डिफरेंस देखते थे कि अगर वो लेस देन या ग्रेटर देन 0 हो तो हम किस कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फिलहाल बहुत वो जो फार्मूला है वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सर्च करके आप लोगों को बता दूंगी कि किस फार्मूले के साथ हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट करके डिफरेंट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है। इसके साथ एक छोटा सा नोट है, उसको आप डिस्कस करें तो क्या है। एज एग्जाम्पल नंबर 6 shows trigonometric substitution is sometimes the good idea when x square plus a square n by 2 occurs in the integral। जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है ये हम उस सूरत भी कर सकते हैं जब हमारी कंडीशन क्या हो, n/2 फॉर्म की हो, जबकि n एक इंटीजर हो। अगर n इंटीजर है तो ये n/2 3/2 फॉर्म जो है वो, इसमें भी हम अपनी सब्स्टिट्यूशन जो है वो वैसे कर सकते हैं। नो डाउट के पीछे हमने जो सब्स्टिट्यूशन रूल डिस्कस किए थे वो रूल हमें ये बताते थे कि अगर स्क्वायर रूट हो तो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है टेंज की, दिस वन। लेकिन वो स्क्वायर रूट तो हमें बताता था कि आंसर 1/2 है इसका, यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 1/2। अब एग्जांपल नंबर 6 हमें ये बता रही है कि जरूरी नहीं है हम सिर्फ स्क्वायर रूट के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करें। अगर हमारा n/2 फॉर्म का फंक्शन है तो हम उसमें भी सब्स्टिट्यूशन रूल जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसी रूल को फॉलो करेंगे
ये आपके पास 3/2 है, जिसको बेसिकली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इज अप्रोप्रिएट although 4x square plus 9 is not unique one of the expressions in the table of trigonometric substitution. ये एक्सप्रेशन वैसा नहीं है जैसा हमें टेबल में दिया गया था. It becomes one of them. ये उनमें से एक हो सकता है if we make the preliminary substitution u is equal to 2x. अगर हम u को 2x के इक्वल पुट कर दें तो फिर ये कंडीशन कुछ वैसी सी हमारे पास हो सकती है. When we combine this with the tangent substitutions we have, अगर हमने इसको tangent substitutions के साथ combine करना है तो फिर हमें x 3/2 tan थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम x को 3/2 tan थीटा रखेंगे तो ये 4 उस 2 के साथ स्क्वायर बन के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 9 tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा. फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसको यूज कर सकेंगे. सो ये सब्स्टिट्यूशंस आपने कर ली हैं, डेरिवेटिव ले लिया, सेम बिल्कुल सारा प्रोसेस वैसा है जैसा पीछे एग्जांपल में, जस्ट उसने सिर्फ थोड़ी सी ये कंडीशन बताई है कि अगर इस तरह के टाइप हो तो फिर भी आप ये सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं. डिफरेंस सिर्फ यहाँ आ जाएगा कि हमें इस कांस्टेंट को खत्म करना है. ये जो 4x के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इसके लिए हम उसके मुताबिक अपनी सब्स्टिट्यूशन जो है वो पुट करते हैं. अब ये आपके पास 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 होगा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेकंड स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो जस्ट सेकंड थीटा रह जाएगा. लिमिट्स भी हमारी चेंज होगी, x 0 होगा तो tan थीटा आपका 0 बन जाएगा और यहाँ से थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स 0 0 ही होता है. x 3 into स्क्वायर रूट 3/2 होगा तो tan थीटा आपका सिर्फ क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 3/2 के साथ ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा. और थीटा यहाँ पे tan इनवर्स के रूट 3 π/3 के इक्वल होता है. लिमिट्स पुट कर दी है आपने, सब्स्टिट्यूशन पुट कर दी है. उसके बाद ये आपके पास इस फॉर्म में आ चुका है sin क्यूब ओवर cos स्क्वायर. तो इसको sin क्यूब को आप sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर. एक sin आपका रिमेनिंग है, ये cos स्क्वायर थीटा है. अब यहाँ पे आप अगेन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं u की, कि अगर आप u को cos थीटा ले लें तो उसका डेरिवेटिव आगे sin थीटा d थीटा मौजूद है, वो पुट कर दिया. थीटा के अकॉर्डिंग भी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी. जब u 0 है तो थीटा भी 0 होगा. u 0 है तो cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0. थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 1. सॉरी, थीटा से u में आए हैं. थीटा जब आपके पास 0 है, ये 0 होगा तो u cos 0 क्या होगा, u 1 बन जाएगा. और जब थीटा आपका π/3 है तो u इज इक्वल टू cos π/3 किसमें होता है, 1/2 होता है आपका. अब अगेन आपने अपनी लिमिट्स जो है वो चेंज कर दी हैं. चूंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल था तो हमें रिवर्स प्रोसेस की तरफ नहीं जाना, जो हमारा आंसर है हमने उसी को एक्सेप्ट करना है. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके मैम. यस मैम. डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वैसा ही है. सिर्फ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आया था कि हमारी टर्म जो है वो 1/2 से ग्रेटर होकर 3/2 की फॉर्म में चली गई थी, लेकिन उसने कहा कि हम इस सब्स्टिट्यूशन को भी यूज कर सकते हैं इस एग्जांपल के लिए. एग्जांपल नंबर 7 हो गई थी. जी मैम हो गई एग्जांपल नंबर 7. अभी मैसेज क्या किया हुआ स्टूडेंट ने. एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 1-3 करना है. क्वेश्चन नंबर आपने 5 करना है. क्वेश्चन नंबर आपने 9 करना है और 15 करना है. क्वेश्चन नंबर 23 करना है. क्वेश्चन नंबर 25, 29, 31, 33. सिर्फ यही तक आपने अपने क्वेश्चन जो है वो करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. तो पार्शियल फ्रैक्शन भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है कि किस तरह से हम इनको करते थे. जस्ट हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिकली हमने
जैसे पीछे देखा कि जो सब्स्टिट्यूशन है स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस हो उनकी इंटीग्रेशन करनी हो तो उनको हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन जो है वो उनकी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि रैशनल फंक्शंस जो होते हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के कौन से रूल यूज करने हैं। अच्छा जी, उसको पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स को देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें पता है कि हम जो इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, रैशनल फंक्शंस के ऊपर कर रहे हैं। और एक तानिया और भी ये बर्तन पड़े हैं। अच्छा जी, फंक्शंस हमारे जो हैं वो रैशनल फंक्शंस हैं, p बाय q की फॉर्म में लिखे गए हैं। अब जो p है ये भी एक पोलिनोमियल है और जो q है ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शंस की जो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर वो p बाय q फॉर्म में हो और जो p की डिग्री है वो q की डिग्री से लेस हो तो हमने जो प्रोसीजर करना है वो क्या करना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। आपने सेकेंड ईयर में किया होगा, आप इजीली उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला इंटीग्रल है ये एक रैशनल फंक्शन है और जो p की डिग्री है वो 1 है जबकि q की डिग्री जो है वो 2 है। अगर p की डिग्री q की डिग्री से कम हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर टर्म है इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 x प्लस 2 बनेंगे। उसके बाद आपने ये प्रोसेस पढ़ा होगा कि जब आप डिनोमिनेटर टर्म्स के फैक्टर बना लेते हो तो फिर उस पे ये कंडीशन आप अप्लाई कर देते हो। कर सकते हैं इस तरह से, पढ़ी हुई है ये? यस मैम। तो उसके बाद क्या करते हैं आप, ये जो पूरी टर्म होती है लेफ्ट साइड पे इससे मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों साइड्स पे जो कि ये टर्म बन जाती है और फिर यहाँ से आप a b की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो। तो ये एग्जांपल आपके सामने है, पेजेस आपके पास होंगे। अभी मैं ये छोटा सा काम देती हूँ आपको, आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाएंगे आप। उसके बाद आप फैक्टर बनाएंगे तो वो क्या बनेंगे, x माइनस 1 x प्लस 2 बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 बनेगा। उसके बाद पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू फाइंड करें तो बताएं मुझे क्या 2 और 1 ही आ रही है। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम, आंसर आता है a का 2 आता है और b जो है वो 1 आती है। ये बाकी बच्चों का भी आ चुका है। यस मैम, यही आ रहा है। यस मैम, आंसर 2 है और अभी का आंसर 1 आ रहा है। तो आप इजीली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। पहले आप ये टर्म लैदा कर लेते हो ना, जैसे ये लैदा हुई है, फिर a और b की वैल्यूज निकाल लेते हो, फिर इस इंटीग्रेशन में आके पुट करते हो। पता है ना ये सारे प्रोसेस का आप लोगों को, ठीक है? जी मैम।
पहले इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के हम सेपरेट फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ लाके पुट कर देते हैं। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, यस बोल नहीं रहे। जी मैम। ओके जी। अच्छा, इंटीग्रेशन अब फ्रैक्शनल फंक्शंस की जो हम पार्शियल फ्रैक्शन करके वैल्यूज लेके आते हैं, वो बेसिकली इसका सबसे ये चीज मुझे इसलिए बहुत मतलब पसंद है कि फिर हमारी इंटीग्रेशन बहुत ही इजी फॉर्म में आ जाती है। अब आप इस फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। 2 natural log of x minus 1 minus natural log of x plus 2 plus a constant। अच्छा, ये जो पहला प्रोसीजर है ये उस वक्त हमने करना है जब हमारी न्यूमिनेटर टर्म की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर टर्म की डिग्री से लेस हो। इस इंटेग्रल्स को हम प्रॉपर इंटेग्रल्स, प्रॉपर रैशनल फंक्शन या प्रॉपर इंटेग्रल्स का नहीं, प्रॉपर इंटेग्रल तो नहीं कह सकते, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हम इनको कह सकते हैं। ये आपके पास, अच्छा जी, P और Q आपके पोलिनोमियल्स होते हैं। इट्स पॉसिबल टू एक्सप्रेस f as the sum of simpler fractional provided that the degree of P is less than the degree of Q। ये कंडीशन पहले हमने तब यूज करनी है जब P की डिग्री Q की डिग्री से लेस हो। सच a rational function is called proper rational functions। ये जरूरी नहीं है, पता है आपको कि पोलिनोमियल ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी, सेकेंड कंडीशन हमारी है कि if f is improper then the degree of P is greater than equal to degree of Q। अगर P की डिग्री जो है वो Q की डिग्री से ग्रेटर हो then we must take the preliminary step of dividing Q into P। तो फिर हमने P को Q के ऊपर डिवाइड करना है। that this process, अगर आपका P जो है उसकी डिग्री ग्रेटर है Q से तो आपने P को Q पे डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद उस P को ओवर Q को आपने इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एस क्वोशंट को रिप्रेजेंट करे और आपकी रिमाइंडर टर्म है, तो ये एस ऑफ एक्स आपका ये चीज मौजूद है, ये रिमाइंडर टर्म आपकी 2 है, और क्यू ऑफ एक्स आपका x माइनस 1 एक पोलिनोमियल है। फिर आपका फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा, और ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपकी डिनोमिनेटर टर्म की डिग्री डिनोमिनेटर टर्म की डिग्री से ग्रेटर हो। आप डिवाइड करने के बाद ये आपके पास s ऑफ x है, ये आपके पास r ऑफ x है, और ये आपके पास q ऑफ x है। अब देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रल बन चुका है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। जी मैम। इन द केस ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी? अच्छा जी, इन द केस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 whose denominator is more complicated, the next step is to factor the denominator q of x। अच्छा जी, next step is in the case of equation number 1 whose denominator is more complicated। केस 1 में वो कह रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर हमारा मोर कॉम्प्लिकेटेड हो, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फैक्टर द डिनोमिनेटर एज फार एज पॉसिबल। तो q of x को हमने क्या करना है? फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है जहां तक पॉसिबल हो सकता है। It can be shown that any polynomial q can be factored as a product of linear factor। कोई भी q किसी भी डिग्री का हो, हम उसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ऑफ द फॉर्म ax plus b and irreducible quadratic factors of the form, या irreducible quadratic factors की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ax square plus bx plus c की फॉर्म में, where b square minus 4ac is less than 0, जबकि b square minus 4ac आपके पास क्या होगा? लेस देन 0 होगा। फॉर इंस्टेंस इफ q of x is equal to x की पावर 4 minus 16 we would factor it as, अगर ये वाली कंडीशन हो तो आप इसको इस फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। करने के बाद फिर आपने क्या करना है? ये वही प्रोसेस है जो एग्जांपल नंबर 1 का है कि अगर आपका q of x जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो आपने सबसे पहले उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। उस वक्त तक करते जाना जब तक वो लीनियर नहीं बन जाता या वो सेकेंड ऑर्डर डिग्री का क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है नहीं बन जाता, लाइक दिस, जैसा कि यहाँ बता दिया गया है। या तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा या फिर इस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। तो हमने देखा कि इसको हमने फैक्टराइज फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो ये आपके पास ये टर्म बन चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, तो वही रूल जो एग्जांपल नंबर 1 का है वो अप्लाई करेंगे।
अप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आपने और बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट करके आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन की फॉर्म में, जहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग एग्जांपल थी, यहाँ पुट करेंगे और अपनी इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे। ये यहाँ से बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करके जरा जल्दी से बताएं कि क्या यही वैल्यूज आ रही हैं आप लोगों की। ये 3 इक्वेशंस बन रही हैं, आप खुद से अपनी इक्वेशंस बना लें यहाँ से और ए और बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करें। ये आनी चाहिए आप लोगों की। अगर आ जाती हैं तो पहले मुझे बता दें 2-3 मिनट तक। ओके मैम। मैम यही ओके यस मैम, यही आता है। ओके तो ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे और अपनी इंटीग्रेशन जो है उसको इजीली सॉल्व करेंगे। ओके ये जो लाइन लिखी हुई है इसको ना भी यूज करें तो भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपने इस टर्म को इंटीग्रेट करना है तो ऊपर डेरिवेटिव 2 जो है वो आपका मौजूद होना चाहिए। तो पहले 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आप वो डेरिवेटिव लेके आते हो और फिर उसके बाद आप इसका नेचुरल लॉग ले सकते हैं। तो वो 2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो इसके साथ मिलके 1/10 बन जाएगा। सही है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। नोट को पढ़ें, क्या कह रहा है नोट, आपको क्या बता रहा है। अच्छा जी, we can use an alternative method to find the coefficients A and B and C in example number 2। ये example number 2 थी। Yes। मैम 2। अच्छा जी, उसने कहा कि हम एक अल्टरनेट मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं कोफिशिएंट से बी सी को फाइंड आउट करने के लिए। हो सकता है अल्टरनेटिव मेथड आपके पास? नो मैम। क्यों नहीं हो सकता? जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ते हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एक, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा एचिलॉन रिड्यूस्ड टू एचिलॉन फॉर्म्स, पढ़ी थी? नो मैम, नहीं था पढ़ा। एचिलॉन फॉर्म पढ़ी थी मैम। पढ़ी थी मैम। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाते हैं, उस पे एचिलॉन फॉर्म अप्लाई करके भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके अच्छा जी, we can use an alternative method to find the coefficients A, B and C in example number 2। equation number 4 is an identity। equation number 4 कौन सी है? अच्छा जी, equation number 4 is an identity। It is true for every value of x
Let's choose the value of x that simplify the equation. If we put x equal to 0 in equation number 4, then the second and third terms on the right side vanish and the equation then becomes this, r is equal to 1 by 2. Okay. Likewise, a की value 1 by 2 ही आई थी, yes. Likewise, x equal to 1 by 2 gives 1 by 4. 5b over 4 is equal to 1, x equal to minus 2 gives 10, c is equal to 1, so b is equal to 1 by 5 and c is equal to minus 1 by 10. Okay. You may object the equation 3 is not valid for x equal to 0, 1 by 2 or minus 2. So why should equation 4 be valid for those values? In fact, equation 4 is true for all values of x, even x 0, 1 by 2 and minus 2c. Okay जी. Equation number 4 उसने just ये बताई है कि ये एक identity equation है. क्यों identity equation है? वो कह रहे हैं कि x की जो भी इसमें value put करते हैं, हमारी equation a, b और c की value के लिए हमेशा satisfied है. a, b, c की values आपने ये find out की हैं. ये वाली वैल्यूज, ठीक है. ये वाली वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन के अंदर जाके पुट करते हो, उसके बाद x की कोई भी वैल्यू रखते हो तो ये इक्वेशन हमेशा खास सेटिस्फाइड होती है. सो उसने इस इक्वेशन को जस्ट सिंपली आइडेंटिटी इक्वेशन का नाम दे दिया. आइडेंटिटी इक्वेशन वो इक्वेशन होती है बेसिकली जो आपकी हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो. अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे भी आपका जो प्रोसेस है वो सेम है, बहुत ही सिंपल है. आपने इंटीग्रल फाइंड करना है. फाइंड x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. तो पीछे आपने देखा था कि जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट की फॉर्म में था तो हम सब्स्टिट्यूशन करते थे. अब स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म में है. द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस गिव्स, पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आप इस पे यूज कर रहे हैं. इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें, 1 ओवर x माइनस a x प्लस a, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा. यहाँ से a और b की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. कर सकते हैं आप लोग? जी मैम जी. यस मैम. करने के बाद a की वैल्यू जो है, जब x को आपने a पुट करना है या x को माइनस a पुट करना है तो a आपके पास 1 by 2a आ जाएगा और b आपके पास माइनस 1 over 2a आ जाएगा. पुट कर दें यहाँ पे, ये आपके पास सिंपल. तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस a प्लस c. सो x माइनस y को सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथमिक यूज करते हुए हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो उसने इस फॉर्म में लिखने के बाद x की और y की वैल्यूज जो है वो पुट कर दी हैं. और नेक्स्ट केस 2 है. q of x is the product of linear factors some of which are repeated. q of x जो है वो लीनियर फैक्टर्स का आपके पास प्रोडक्ट हो सकता है, उसमें से कुछ जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं आपके पास. ये प्रोसेस है. सपोज दैट द फर्स्ट लीनियर फैक्टर इज ax1 प्लस b. फर्स्ट लीनियर फैक्टर आपके पास ये हो सकता है इज रिपीटेड r टाइम्स. अगर वो r टाइम रिपीट हो रहा है तो ये प्रोसेस भी आपने पढ़ा है कि हम पहले उसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसका स्क्वायर लिख देते हैं, फिर क्यूब लिख देते हैं और जब तक वो वैल्यू मौजूद होती है तब तक उस फॉर्म में लिख देते हैं अगर रिपीट हो रही हो. पढ़ा था ये रूल भी आपने. Like this, if you have taking x square तो 2 times x रिपीट हो रहा है, एक दफा इसको x लिखेंगे, दूसरी दफा इसको x स्क्वायर लिख देंगे. x माइनस 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो एक दफा उसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं और फिर क्यूब लिखते हैं. ऐसा ही था. यस मैम. यस मैम. एग्जांपल नंबर 4 आपकी कुछ इसी टाइप की हैं, पढ़ लें. और केस 3 है, इसको देख लें. ये एक्सरसाइज से पहले का काम जो है ना आपने नेक्स्ट क्लास तक पढ़ लेना है. कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? ओके मैम. ओके मैम. इंशाल्लाह एक्सरसाइज फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. अभी आपने एक्सरसाइज से पहले तक का काम जो है वो कर लेना है. कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह